उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी का एक डायलॉग है, ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। यूपी के वाराणसी में जन्मे एक शख्स के बिना ऐसे डायलॉग की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ये वो थे जिन्होंने आज के नए हिंदुस्तान के निर्माण में नींव के पत्थर रखे। ब्यूरोक्रेटिक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे, 5 साल की उम्र में पिता का देहांत, फिर दुख में डूबी मां के साथ बनारस, उन्नाव, बड़ौदा, मुंबई से लखनऊ तक संघर्षों भरा सफर। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि यूपी से निकलकर यह शख्स दुनिया के खुफिया संसार में छा गया। यह कहानी है भारत के स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ यानी आरएन काओ की। आरएन काओ आजादी से पहले 1940 में इंपीरियल पुलिस सर्विस यानी आईपी के यूनाइटेड प्रोविंस कैडर के अफसर थे। इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवाएं दी, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चीफ सिक्योरिटी अफसर रहे, भारत की जासूसी एजेंसी रॉ का गठन कराया, पीएम इंदिरा गांधी के ये एडवाइजर बने, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में गेम चेंजर की भूमिका निभाई। रॉ के गठन के महज 3 साल के अंदर ही 1971 में बांग्लादेश के जन्म ने आरएन काओ को ऐसी ख्याति दी कि दशकों तक रॉ के एजेंट्स को काओ बॉयज कहा जाने लगा। एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। यूपी में दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अजेंद्र राजन शुक्ल। आज शुरुआत आरएन काओ की जिंदगी से। 1939 का वर्ष आरएन काओ के जीवन में टर्निंग पॉइंट के रूप में आया। इसी साल उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट का पुरस्कार जीता, मास्टर्स में यूनिवर्सिटी टॉप किया। इसके साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी भी उनका इंतजार कर रही थी। दरअसल इसी साल आरएन काओ ने इंपीरियल पुलिस सर्विसेज की लिखित परीक्षा पास कर ली। उनका लखनऊ में इंटरव्यू हुआ। फिर मार्च 1940 में जब रिजल्ट आया तो आरएन काओ इंपीरियल पुलिस यानी आईपी बन गए। बचपन में आरएन काओ या तो इंजीनियर बनना चाहते थे या लोको इंजन ड्राइवर। हालांकि 1940 में आईपी बनने के बाद उन्हें यूनाइटेड प्रोविंस कैडर मिला, जिसे आज का उत्तर प्रदेश कहा जाता है। आरएन काओ की 7 अप्रैल 1940 को मुरादाबाद में ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद काओ ने कुछ साल यूपी में ही सेवाएं दी। देश की आजादी के बाद 1948 में आरएन काओ प्रतिनियुक्ति पर केंद्र चले गए और यहाँ उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में सहायक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ के रूप में भी काम करने का मौका मिला। जब क्वीन एलिजाबेथ और चाउ एन लाई पहली बार भारत आए तब उन्होंने उनके लिए भी सुरक्षा अधिकारी की भूमिका निभाई। अपने करियर के शुरुआती चरण में आरएन काओ का पहला असाइनमेंट 1955 में सौंपा गया। दरअसल चीन सरकार ने हांगकांग से इंडोनेशिया के जकार्ता के लिए एयर इंडिया का सुपर कॉन्स्टेलेशन विमान कश्मीर प्रिंसेस चार्टर्ड किया था। इंडोनेशिया के बांडुंग में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन होने वाला था। ऐसा माना गया कि चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई इस विमान से यात्रा करने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से ऐन वक्त उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। 11 अप्रैल 1955 को कश्मीर प्रिंसेस विमान ने हांगकांग से उड़ान भरी। यह विमान इंडोनेशियाई समुद्र में ताइवान की खुफिया एजेंसी फार्मोसा की साजिश से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बड़े हादसे के बाद दुनिया भर में बवाल मच गया। चीन की सरकार ने भारी विरोध दर्ज किया। चाउ एन लाई ने बांडुंग सम्मेलन के दौरान पंडित नेहरू से आग्रह किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी को हांगकांग में जांच में शामिल किया जाए, क्योंकि उन्हें ना तो हांगकांग पर भरोसा था ना ही ब्रिटिश अधिकारियों पर। नेहरू ने तत्कालीन आईबी प्रमुख बीएन मलिक को निर्देश दिया कि वह एक सक्षम अधिकारी को जांच के लिए भेजें। बीएन मलिक ने यह कठिन जिम्मेदारी आरएन काओ को सौंपी। बाद में काओ की जांच में चाउ एन लाई पूरी तरह संतुष्ट हुए। बीजिंग में काओ से मुलाकात में चाउ एन लाई ने अपनी व्यक्तिगत मुहर स्मृति स्वरूप काओ को भेंट भी की थी। अफ्रीकी देश घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रूमा पंडित नेहरू के बहुत करीबी मित्र थे। घाना जब आजाद हुआ तो वह आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा था। नक्रूमा ने घाना के लिए एक सुरक्षा संगठन स्थापित करने में नेहरू से सहायता मांगी। आरएन काओ को इस कार्य के लिए चुना गया। 1 साल के अंदर काओ ने न केवल घाना की सुरक्षा संरचना तैयार की, बल्कि 2 स्थानीय अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया ताकि वे भविष्य में इसकी बागडोर संभाल सकें।
नक्रुमा वैसे चाहते थे कि काओ एक साल और वहां रहे, लेकिन काओ ने विनम्रता से मना कर दिया और भारत लौट आए। इसके बाद के शंकरन नायर को आगे की जिम्मेदारी के लिए घाना भेजा गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने 1966 की शुरुआत में भारत की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। 1968 में उन्होंने अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 की तर्ज पर एक अलग विदेशी खुफिया एजेंसी बनाने का निर्णय लिया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने RN काओ को चुना, जो उस समय IB में ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर काम कर रहे थे। रॉ के पूर्व अफसर RK यादव अपनी किताब मिशन रॉ में लिखते हैं, जब इंदिरा गांधी ने उन्हें रॉ के गठन की जिम्मेदारी दी तो RN काओ के कश्मीरी पंडित मूल को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन इंदिरा गांधी अपने निर्णय पर अडिग रही। इंदिरा गांधी ने काओ को नई खुफिया एजेंसी के गठन के लिए लगभग पूरी स्वतंत्रता दी, लेकिन साथ ही 2 अहम शर्तें भी रखी। पहली शर्त यह थी कि यह संस्था बहुविषयक होनी चाहिए और इसके शीर्ष अधिकारी केवल IPS ही ना हो। दूसरी शर्त यह थी कि शीर्ष 2 पदों पर नियुक्ति का अधिकार केवल प्रधानमंत्री के विवेकाधिकार में होना चाहिए। संस्था के भीतर या बाहर से किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद RN काओ ने अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, फ्रेंच इंटेलिजेंस, इजराइल की मोसाद और जापानी खुफिया एजेंसियों का अध्ययन करके ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। 21 सितंबर 1968 को वो दिन आया जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का गठन हुआ। शुरुआत में रॉ में इंटेलिजेंस ब्यूरो से लिए गए केवल 250 कर्मचारियों का स्टाफ था। IB के अधिकारी के शंकरन नायर को काओ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। गठन होने के बाद काओ ने रॉ की कई नई शाखाएं शुरू की। उस दौर में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की कोई धारणा नहीं थी, लेकिन RN काओ ने यह शाखा शुरू की ताकि पड़ोसी देशों में हो रहे आर्थिक घटनाक्रम को मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने इंफॉर्मेशन डिवीजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग, कोड ब्रेकिंग शाखा, सैटेलाइट मॉनिटरिंग डिवीजन आदि की भी स्थापना की। यही नहीं, RN काओ ने इससे पहले 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद IB के तहत एविएशन रिसर्च सेंटर की परिकल्पना भी की थी। 1980 के दशक की शुरुआत में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर पहुंच गया तो सरकार को एक विशेष गुरिल्ला इकाई की आवश्यकता पड़ी। 1982 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG की स्थापना की गई। इसका विचार भी काओ का ही माना जाता है। रॉ के गठन के महज 3 साल बाद ही मार्च 1971 में जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार शुरू किए तो लाखों शरणार्थी भारत में आ गए, जिससे भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ से कहा कि सेना को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए तैयार किया जाए। मानेकशॉ ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा। इस दौरान इंदिरा गांधी ने काओ को आदेश दिया कि वह रॉ के माध्यम से जमीनी स्तर पर सारी तैयारी करें ताकि जब सेना हमला करे तो सफलता सुनिश्चित हो। काओ ने अपने कुशल सहयोगियों की मदद से बांग्लादेश शरणार्थियों से 1 लाख से अधिक की मजबूत गुरिल्ला सेना मुक्ति बाहिनी तैयार की, जिसने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के लिए भारी परेशानी खड़ी कर दी। इसके साथ ही रॉ ने पूर्व और पश्चिमी पाकिस्तान के सभी संस्थानों में गहरी पैठ बना ली। जब 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने अंतिम हमला किया, तब पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने ढाका में आत्मसमर्पण किया। 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह भारत की खुफिया इतिहास में रॉ और RN काओ की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। यही नहीं, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सिक्किम भारत और चीन के बीच एक रणनीतिक राज्य था। ये वो दौर था जब सिक्किम के शासक और स्थानीय जनसंख्या के बीच भीतरी संघर्ष चल रहा था, जो शासक के नियंत्रण से बाहर हो गया था। RN काओ ने इंदिरा गांधी को सिक्किम को भारत में मिलाने की सलाह दी, जिसे उन्हें मंजूरी मिल गई। इसके बाद रॉ के ऑपरेशन के जरिए सिक्किम को बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। यही नहीं, मई 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे अमेरिका समेत कई देशों को बड़ा झटका लगा। पूरी दुनिया चौंक गई।
CIA को 1972 में 26 रिपोर्टें मिली थी कि भारत या तो परमाणु बम बनाने के करीब है या ऐसा करने की क्षमता रखता है। इस मिशन में आर्यन काओ वैज्ञानिकों के साथ सुरक्षा मामलों का समन्वय कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने पूरे कार्यक्रम को गुप्त रखा और किसी भी देश को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। जब परीक्षण हो गया तब पाकिस्तान के रेडियो ने उस दिन दोपहर 1 बजे यह प्रसारण किया और इसके बाद दुनिया के देशों ने इसकी जांच शुरू की। आर्यन काओ की दुनिया भर के खुफिया प्रमुखों के साथ भी काफी अच्छी बनती थी, चाहे वो अमेरिका के जॉर्ज बुश सीनियर रहे हों जो उस समय CIA के डायरेक्टर हुआ करते थे, या ब्रिटेन के MI6 के प्रमुख सर मॉरिस ओल्डफील्ड। इनसे उनकी निजी मित्रता थी। बता दें, मॉरिस ओल्डफील्ड पर ही जेम्स बॉन्ड की 007 उपन्यास के M का किरदार आधारित है। बताया जाता है कि वह 1970 के दशक के मध्य में अक्सर लंबी छुट्टियों पर काओ के निजी मेहमान बनकर भारत आते थे और जयपुर या जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में छुट्टियां बिताते थे। इसी तरह इजराइल की मोसाद और फ्रेंच इंटेलिजेंस के प्रमुखों के साथ भी काओ के बहुत अच्छे रिश्ते थे। RK यादव लिखते हैं कि एक खास मौके पर जब इंदिरा गांधी अमेरिका जाना चाहती थीं, लेकिन विदेश मंत्रालय के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की उनकी पसंद की तारीख नहीं मिल पा रही थी, तो आर्यन काओ ने अपने मित्र जॉर्ज बुश सीनियर, जो उस समय अमेरिका में एक प्रमुख पद पर थे, की मदद से ही बैठक तय करवाई थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिबू सागर रामगुलाम 1970 के दशक की शुरुआत में भारत आए। उन्होंने इंदिरा गांधी से अनुरोध किया कि वह मॉरिशस की सत्तारूढ़ पार्टी को पॉल बेरेंजर की मॉरिशियन मिलिटेंट मूवमेंट से लड़ने में मदद करे। रामगुलाम की पार्टी में ज्यादातर भारतीय मूल के लोग थे, जबकि बेरेंजर की पार्टी में अफ्रीकी मूल के लोग क्रियोल्स शामिल थे। आर्यन काओ ने के शंकरन नायर को मॉरिशस भेजा। शंकरन उस समय रॉ में नंबर 2 के अधिकारी थे। उन्होंने रामगुलाम को हर प्रकार की सहायता दी और रामगुलाम अगला चुनाव जीत गए। इसी तरह खान अब्दुल गफ्फार खान के पुत्र वली खान 70 के दशक की शुरुआत में लंदन में निर्वासन में रह रहे थे। वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमांत के लोगों को स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, जिसे पाकिस्तानी केंद्र सरकार दबा रही थी। वली खान ने इंदिरा गांधी से नैतिक, राजनीतिक और अन्य समर्थन की मांग की। आर्यन काओ ने अपने डिप्टी शंकरन नायर को उनके पास भेजा। चूंकि लंदन में पाकिस्तानी दूतावास वली खान की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था, इसलिए बातचीत स्थल को डेनमार्क के कोपेनहेगन में स्थानांतरित किया गया। वहां नायर और भारतीय मिशन के एक अन्य रॉ अधिकारी IS हसन वालिया ने वली खान से मुलाकात की। बाद में भारत सरकार ने वली खान को हर प्रकार का समर्थन दिया, जो 1977 तक जारी रहा। मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बने। कई विपक्षी नेता अभी अभी जेल से रिहा हुए थे। उन्हें आशंका थी कि आपातकाल के दौरान रॉ का दुरुपयोग किया गया। आर्यन काओ उस समय सेवा विस्तार पर थे। उन्हें मोरारजी देसाई ने छुट्टी पर भेज दिया, क्योंकि उन्हें भी संदेह था कि काओ आपातकाल में मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने SP सिंह की अध्यक्षता में एक एकल समिति बनाई, जिसने यह जांच की कि क्या 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान रॉ ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में रॉ को क्लीन चिट दी और आर्यन काओ को सम्मानपूर्वक इस आरोप से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद जब 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने काओ को सेवानिवृत्ति से बुलाकर आंतरिक और बाह्य मामलों पर वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया। वह राजनीतिक और खुफिया मामलों पर काओ से नियमित सलाह लेती रहीं। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो काओ इस घटना से बेहद आहत हुए और नैतिक आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन पर आरोप भी लगा कि उन्होंने इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों से संभावित खतरे के बारे में चेताया नहीं, लेकिन यह आरोप न्यायिक आयोग द्वारा सिद्ध नहीं हो सका। आर्यन काओ का अपने छोटे भाई से बेहद भावनात्मक और आत्मीय लगाव था। जब उनके भाई को दिल का दौरा पड़ा, तो काओ अस्पताल में उनसे मिलने गए। भाई से मिलने के बाद काओ वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें भी तेज हृदयाघात हुआ और 20 जनवरी 2002 को उनकी मृत्यु हो गई।
रॉ के पूर्व अफसर आर.के. यादव अपनी किताब मिशन रॉ में लिखते हैं कि काओ के अनुसार उनके पिता की कम उम्र में मृत्यु से उनका पूरा परिवार, खासकर उनकी मां, कभी उबर नहीं सकी। यही घटना उनके बचपन की सोच और दृष्टिकोण को प्रभावित करती रही। उनका बचपन थोड़ा उदास और एकाकी रहा, हालांकि उनके चाचा ने उनकी परवरिश अपने पुत्र की तरह की। कश्मीरी पंडित परिवार के आर.एन. काओ के पूर्वज पंडित घासी राम काओ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले थे। 18वीं शताब्दी के अंत में काम की तलाश में वह दिल्ली आए। फिर घासी राम काओ के छोटे बेटे पंडित दयानिधान काओ नवाब आसफुद्दौला के दौर में लखनऊ आ गए। वह यहाँ कश्मीरी मोहल्ले में रहते थे। लखनऊ में काओ परिवार बढ़ा। 1870 के आसपास आर.एन. काओ के दादा पंडित केदारनाथ काओ ब्रिटिश इंडिया में डिप्टी कलेक्टर बने और ये लोग बनारस के रामनगर चले गए। केदारनाथ के दो बेटे थे, त्रिलोचन नाथ काओ और द्वारकानाथ काओ। द्वारकानाथ काओ की शादी हेमवती कौल से हुई। इनसे दो बच्चे हुए, एक रामेश्वर नाथ काओ जिन्हें हम आर.एन. काओ के नाम से जानते हैं और दूसरे श्याम सुंदर नाथ। आर.एन. काओ का जन्म 10 मई 1918 को बनारस में ही हुआ। इनके पिता पहले रिक्रूटिंग अफसर थे। जन्म तक वह डिप्टी कलेक्टर बन चुके थे। आर.एन. काओ जब 5 वर्ष के थे तब उनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। वह सिर्फ 29 वर्ष के थे। इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। 1 साल बाद आर.एन. काओ के चाचा त्रिलोकीनाथ उन्हें बड़ौदा ले गए, लेकिन वहां भी उनका बिजनेस ठप पड़ गया। आर.एन. काओ को लेकर उनकी मां उन्नाव में अपने भाई के पास आ गई। उन्नाव में 1 साल रहने के बाद परिवार वापस बनारस लौटा। यहाँ कक्षा 6 में उनका एडमिशन हुआ, लेकिन 1 साल किराए के मकान में रहने के बाद परिवार को फिर से बड़ौदा जाना पड़ा। गुजरात में स्कूलिंग के दौरान आर.एन. काओ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल आर.एन. काओ का वजन आम बच्चों से ज्यादा था। स्कूल में बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। साथ ही इनके सरनेम काओ का भी मजाक बनाया जाता था। स्थिति यह होती थी कि ये कैंटीन में भी जाने से हिचकिचाते थे। इस बीच बड़ौदा में एक बार फिर इनके चाचा जी का बिजनेस में नुकसान हो जाता है। वह मुंबई की एक सीमेंट फैक्ट्री में चले जाते हैं। आर.एन. काओ भी मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। 1 साल बाद गंभीर आर्थिक संकट के चलते आर.एन. काओ और चचेरे भाई का विले पार्ले स्थित रामकृष्ण मिशन में एडमिशन करा दिया जाता है। यहाँ उन्होंने अपने वजन पर काम करना शुरू किया और योगाभ्यास सीखा। स्कूलिंग के बाद आर.एन. काओ वापस उत्तर प्रदेश आ गए। यहाँ उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री, पर्शियन भाषा में ग्रेजुएशन किया। वह महमूदाबाद हॉस्टल में रहे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लिया। आर.एन. काओ को मूवी देखने का बहुत शौक था। हालांकि माली हालत ठीक नहीं थी, फिर भी वह स्टूडेंट कंसेशन आदि के माध्यम से जुगाड़ कर ही लेते थे। खास बात यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही आर.एन. काओ के सीनियर थे पी.एन. हक्सर। बता दें, ये वही पी.एन. हक्सर हैं जो बांग्लादेश निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और आर.एन. काओ रॉ के फाउंडर उस समय हुआ करते थे। खबर लखनऊ से है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमाएं बंद हो गई हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए लखनऊ के कुछ लोग वहीं फंस गए हैं। बॉर्डर बंद होने की वजह से वे वापस नहीं लौट पा रहे हैं। फोन पर अपने परिजनों को उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है। इनमें आलमबाग के रहने वाले वासुराम सिंध गए थे। सिंधी समाज के लोगों ने बताया कि वापसी में उन्हें वाघा बॉर्डर पर रोक लिया गया। उनके साथ 3 और लोग भी सिंध गए थे। इसी तरह कृष्णा नगर के रमेश पाल अपने परिवार के साथ भतीजी की शादी में पाकिस्तान गए थे। शादी 25 अप्रैल को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थी। वापसी में वे लाहौर में फंस गए। नटखेड़ा के रहने वाले हरीश लाल भी उनके साथ लाहौर में फंसे हुए हैं। घर के लोग सुबह शाम फोन कर हालचाल ले रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं यह इंतजार लंबा ना हो जाए। दरअसल देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से जान बचाकर लगभग 5000 सिंधी परिवार लखनऊ आकर बसे थे। जब दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हुए तो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आने वाले सिंधी परिवारों की संख्या बढ़ी। 2018 के बाद से नागरिकता तेजी से मिलने लगी। पिछले 6 सालों में 400 से ज्यादा लोगों को नागरिकता मिल चुकी है। वहीं खबर देवरिया से है। यहाँ तमाम विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। अपने संबोधन के दौरान
योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेताओं को पहलगाम मामले को लेकर दिए गए उनके बयानों को ही आधार बनाया और जमकर घेरा। योगी ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस प्रकार के आते हैं। ये पता लगाने में कभी कभी कठिनाई होती है कि समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। योगी ने कहा कि कानपुर के शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि वह हमारी पार्टी के थोड़े ही हैं। योगी ने कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है, देश की संवेदना होनी चाहिए। पूरा देश पार्टी लाइन से उठकर एक स्वर में निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। योगी ने कहा कि पहलगाम की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है कि हिंदू ने ही हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। दरअसल पिछले दिनों अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभम द्विवेदी से जुड़े सवाल के जवाब में यह कह दिया था कि हालांकि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, मैं पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि जरूर जाएं। योगी आज उसी बयान को लेकर हमलावर है। वहीं हिंदू ही हिंदू को मार रहा है वाला बयान सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने दिया था। दरअसल राम गोपाल ने मोहन भागवत के बयान पर जवाब दिया था। मोहन भागवत ने पहलगाम की घटना पर कहा था कि हमारे सैनिकों या हमारे लोगों ने कभी किसी को उसका धर्म पूछकर नहीं मारा। कट्टरपंथी लोगों ने निर्दोष पर्यटकों को उनके धर्म को पूछ करके मारा है। हिंदू ऐसा कभी नहीं कर सकते। राम गोपाल ने कहा कि दुख की बात है, आज जब पूरा देश एक है तो बीजेपी के कुछ लोग इस पर हिंदू मुस्लिम मुद्दा ढूंढ रहे हैं। इतने बड़े संगठन के प्रमुख व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। राम गोपाल यादव ने कहा कि हमारे देश में हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। उन्होंने बनारस के कांड का जिक्र करते हुए कहा कि हर रोज हिंदू दूसरे हिंदू की हत्या कर रहा है।